तो लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े आ गए। यूपी में 39% हुई है, सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 53% हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आए दोपहर 1 बजे तक के 37%, बिहार में 32% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 44% तक पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और 51% वोटिंग कर चुके हैं। उत्तराखंड की सभी सीटों पर आज वोटिंग होनी है, वहां पर 37% मतदान हुआ है। बिल्कुल। और देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। बिहार में भी यही आंकड़ा सामने आ रहा है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो 34% मतदान दर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र 32% मतदान हुआ है। यानी कि ये जो मतदान की स्पीड है अब थोड़ी तेज नजर आ रही है और ये तमाम दिग्गज जो हैं आज इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, रजनीकांत सुपरस्टार हैं साउथ के, वो भी आज वोट डालने पहुंचे हुए थे। पी चिदंबरम, दक्षिण में कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। के अन्नामलाई, बीजेपी ने इस बार अन्नामलाई पर दाव खेला है। तमिलनाडु की सभी सीटों पर आज वोटिंग होनी है। बीजेपी का ग्राफ यहां से ऊपर जाता है या फिर वहीं ठहर जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और न्यूज 24 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें। बिल्कुल। कमलनाथ को आप देख रहे हैं, भजन लाल शर्मा जिनके चेहरे पर ही पूरी तरीके से राजस्थान का चुनाव टिका हुआ है। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और एक एक करके जो मतदान है वो हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर आपने वोट नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं हरेंद्र सिंह मली, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आप यहां के पुराने नेता हैं। इस बार बहुत से फैक्टर्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और क्या लग रहा है आपको संभावना? चुनाव जीत रहे हैं पर मैं 76-77 से चुनाव को देख रहा। हाँ। 78 में तो वैसा चुनाव लड़ा, इलेक्ट्रोल को देखते 82 से हम चले हैं बीडीसी से। पहली बार ऐसा क्या कि पुलिस का नंगा नाच है। आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप लगा रहा, जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देकर लगा रहा दिखा दूंगी। हमने सुबह ही बताया कि फला बूथ पर कैप्चरिंग होगी, फर्जी वोटिंग होगी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी थी। यहाँ जितना टोटल वोट पड़ेगा उसका मोर देन 50% मुझे पड़ेगा। ये तय है। ये आपका आकलन है? मेरा आकलन नहीं, ये जनता का आकलन है। और ये जान करके अब हताशा निराशा का ही रहेगा। इन्होंने अपने गांव और उसके आसपास कैप्चरिंग शुरू की। हमने डीएम को, एसएसपी को कहा कि बूथ यहाँ से अति संवेदनशील में रखे जाए। आप ताज्जुब करेंगे जिन बूथों पर पिछले 3, 4, 5 चुनाव से हमेशा कैप्चरिंग होती रही है, जिस परिवार का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, उस कैंडिडेट के होने के बाद वो सामान्य में रख दिया। वहाँ एक सिपाही खड़े हैं, 2-2 सिपाही। तो कैप्चरिंग किस प्रकार हो रही है? पहले का जमाना तो है नहीं कि ना फर्जी वोटिंग। अच्छा, फर्जी वोटिंग। अभी हमने शिकायत की साहडब्बर की, हमें सूचना मिली। हमने कहा साहडब्बर में एक लड़का पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र राठी, वो 2023 में सोनीपत में पिस्टल बेचते हैं, उसके परिवार के लोग पकड़े गए थे और ये शायद हांगकांग या हंगरी कहीं रहता है। कहाँ रहता? हॉलैंड, हंगरी। हाँ, हॉलैंड हंगरी रहता है। हमने कहा ये कराओगा। उसने 1,51,000 रुपये इसे दिए थे। नंबर 2 का काम करता है। तो प्रशासन को सब बता दिया, लिख कर के दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बराबर में कसेरवा गांव में माइनर का वहाँ तो छावनी बना रखा, मुस्लिम वोट रोकने की कोशिश की जा रही है, एजेंटों को भगाया जा रहा था। हम गए भाई ये नहीं होगा। और यहाँ कोई 1-2 सिपाही खड़े। सिपाही ने सीओ को फोन किया, सर्किल ऑफिसर को, कि साहब यहाँ भीड़ बढ़ गई है बूथ में। तो सिपाही ने सीओ ने ये कहा कि आप ठंडे बैठो एक तरफ। ये मजाक है? कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। उसने फोन किया, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया एसपी देहात को, और मेरे फ़ोन करने के 25 मिनट बाद भी कोई नहीं आया। मैंने कहा जी मैं आया हूँ
मुझे देख करके 25-30 नौजवान भागे यहाँ से और अंदर चले गए। मैं बाहर निकलूँ, हो सके हमारे साथ कोई वारदात हो जा, फिर ये घटना हो जा, फोर्स भेज दो। अब भेज रहा हूँ। 25 मिनट लग गए। बुढ़ाने से 3 मिनट का रास्ता था, डब्बर का 5 मिनट का। 25 मिनट के बाद चौकी का वही दरोगा जिस पर पक्षपात का तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन नहीं, हताशा निराशा का वो है। हताश होकर के जब बीजेपी वालों को पता लगा तुम हार तो रही हो, अब वो झगड़ा चाह रहे हैं जगह जगह। हमारे साथ जमुई से आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास यहाँ मौजूद हैं। मैम, अभी पूजा की क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, यहाँ की जनता को प्रणाम, यहाँ जमुई के क्षेत्रवासियों को। और लगना क्या है, यहाँ की बेटी हैं तो लोग पहले ही आश्वस्त कर चुके थे कि आप निश्चिंत रहें, यहाँ की बेटी हैं तो इस बार बेटी पे ही ध्यान दिया जाएगा। जो 10 साल से रहे यहाँ कोई विकास नहीं किए तो उनको हम लोग इस बार भगाना है, यहाँ से उनको खदेड़ना है। चुनाव प्रचार काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहा और उसके बाद आज जो वोटर से क्या अपील करना चाहिए? वोटरों से यही अपील हाथ जोड़ के करना चाहेंगे कि किसी भी बाहरी आडंबर और सांप्रदायिक बातों पे ध्यान ना दें, जमुई के विकास पे ध्यान दें, रोजगार के मुद्दों पे ध्यान दें और विकास की बातों को ध्यान में रख के जमुई की बेटी को आशीर्वाद दें, तभी यहाँ जमुई का विकास हो सकेगा। कोई भी बाहरी आके भगोड़े जो आएंगे और फिर चले जाएंगे, होटल में रूम लेके रहे हैं और फिर जैसे ही वोटिंग खत्म होगा चेकआउट करके चले जाएंगे, उन पे ध्यान नहीं दें। बेटी और बहनोई की लड़ाई जमुई की हॉट सीट बन गई थी। बहनोई वो कहीं से भी नहीं है। बहनोई आप लोग मीडिया पत्रकार भाई बना दिए हैं। बहनोई वो चिराग जी के हैं। यहाँ उनकी पत्नी का जन्म नहीं हुआ है। यहाँ पत्नी उनकी जन्म लेती तब यहाँ के बहनोई होते। वो चिराग जी के बहनोई हैं। और बेटी मैं यहाँ की हूँ क्योंकि मेरा यहाँ जन्म हुआ है, तो लोग मेरे साथ हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अभी जमुई में? अभी तो देखिए, अभी आज तो फिलहाल लोगों से अपील कर रहे हैं कि अच्छे से वोटिंग करें और लालटेन छाप को बटन दबाएं और भारी बहुमत से जिताएं। उसका जो भी हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं, जहां भी गए हैं, जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, पहले उन पे ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हम लोग उसके आगे जो भी योजनाएं आएंगी सारा चीज़ हम लोग करने का काम करेंगे। पार्लियामेंट में जमुई के लिए लड़ाई करेंगे और हक यहाँ का जो होगा जरूर निश्चित रूप से छीन के लाएंगे। जो व्यवस्था चुनाव की है वो उसमें आप देख रही हैं, संतुष्ट हैं? व्यवस्था तो आप लोग बताइए ना। जब जाएंगे तो कहीं पानी पीने की भी मतलब किल्लत है लोगों का। त्राही त्राही कर रहे हैं लोग अभी पानी के लिए। दीदी यहाँ एक पानी का भी नहीं हो पाया है, तो और क्या। हम लोग तो सांसद का मुंह नहीं देखे आज तक। तो जो गरीबों को न देखना चाहते हैं, ना उनसे मिलना चाहते हैं, कभी कोई उनसे मिल नहीं पाए, वो क्या विकास करेंगे। और हमारा राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि गरीबों की पार्टी है। यहाँ गरीबों को वही सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है और उनके लिए ही लड़ाई लड़ी जाती है राष्ट्रीय जनता दल में। तो हम लोग उनके साथ हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास होगा। सारे गरीब गुरुओं सबको लेके साथ में चला जाएगा। चलिए, तो मेरे साथ थी अर्चना रविदास जो जमुई से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और यहाँ पे मंदिर में आई थी आज सुबह पूजा करने के लिए और इसके बाद वोटरों से उन्होंने अपील की है कि वो घरों से निकले और वोट कास्ट करें। और खासकर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिना दी है कि अगर वो यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। क्या नाम है? सैनिक साथ अमिताभ ओझा, जमुई न्यूज़ 24। हम यहाँ मौजूद हैं नगीना लोकसभा के किरतपुर में। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आज़ाद और दोपहर का टाइम हो चुका है, आधा मतदान गुजर चुका है। बात करते हैं क्या चल रहा है मतदान, क्या चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे लिए, नगीना की जनता के लिए। नगीना की जनता परिवर्तन को वोट दे रही है और वो लोकतंत्र की असली अहमियत को, कि जो व्यक्ति काम कर सकता हो, जो व्यक्ति लड़ सकता हो, जो व्यक्ति बोल सकता हो, आपकी समस्या उठा सकता हो, जिस व्यक्ति के मन में कुछ कर दिखाने का की नीयत हो, उसको मौका देना चाहिए। हम जब आखिरी बार मिले थे तब आप नॉमिनेशन पे मिले थे हमसे और तब ये था कि साहब अखिलेश यादव ने आपके सामने प्रत्याशी दे दिया है। आज मतदान हो रहा है, आधा चुनाव गुजर चुका है। ये यात्रा कैसी रही है आपकी और इस टाइम आप क्या महसूस करते हैं? जब मेरे साथ गलत हुआ तो जनता ने कहा कि अगर किसी के साथ गलत होगा तो हम उसके साथ इंसाफ करेंगे। तो जनता ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो जन समर्थन मेरे साथ खड़ा हो गया। अब जो होने वाला मैं आपको बताता हूँ। 2 बजे के बाद, क्योंकि आज जुमा है, बहुसंख्यक वोटर अभी तक नहीं आया है, जुमे के बाद जुमा पढ़ के निकलेगा दुआ करके। तो अब पुलिस सरकार के सारे पे सख्ताई करके मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको वीडियोज भी भेजूंगा सब। जब लंबी लंबी कतार लगेगी तो वो पोलिंग स्लो करा देंगे, फिर वो लोगों को डांटेंगे, जबरदस्ती उनकी वोट को डिस्टर्ब करेंगे कि अरे भाई तुम पे आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड से डलेगा, जैसे सुबह से हो रहा था। फिर उसके बाद वो उनको आक्रोशित करने का काम करेंगे जिससे कि वोटिंग परसेंट कम हो जाए। ये एक साजिश है जो भाजपा की बौखलाहट को जाहिर करती है कि भाजपा बौखला रही है और इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रही है। हम पे सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। हम एक एक वोट को पोल करा के छोड़ेंगे आज।
नकुलनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, मतदान केंद्रों पर जायजा ले रहे हैं। नकुलनाथ जी, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से अपील भी की गई है और कमलनाथ जी भी कह चुके हैं कि जनता के यहाँ के लिए, छिंदवाड़ा के लिए जूंगा, छिंदवाड़ा में आखिरी दम तक काम करूंगा। देखिए, छिंदवाड़ा की जनता ने हमेशा सच्चाई और विकास का साथ दिया है और मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बारी भी वे सच्चाई और विकास का साथ देंगे। इस बार कह रहे हैं कि धन बल का आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा उपयोग किया है बीजेपी की तरफ से। अच्छा, विक्रम, जितना दुरुपयोग बीजेपी ने प्रशासन, पुलिस और पैसा का किया है किसी चुनाव में। नकुलनाथ यहाँ पर हमसे बात की न्यूज़ 24 से। उनका कहना है कि यहाँ धन बल का उपयोग किया गया है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता उनका साथ देगी। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, छिंदवाड़ा। साथ केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक हैं। निशित जी, एक छोटा सा सवाल था कि बम्पर वोटिंग हो रही है बंगाल में, किस तरीके से इसे देखते हैं बीते लोकसभा चुनाव के मुकाबले? देखिए, जनता जो है, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस भी देखा और उसके बाद लोगों ने ये वायलेंस के आगे, ये समझ में उन लोगों को आ गया कि वायलेंस के खिलाफ ये वोट देना है, वोटिंग करना है। और जो वोटिंग हो रहा है ये वायलेंस के खिलाफ हो रहा है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा लोग जो है इस बार जवाब देगा, तृणमूल कांग्रेस को जवाब देगा। और जहाँ जहाँ भी ये घटनाएं हो रहा है, वायलेंस का घटनाएं हो रहा है, जनता जनार्दन, आम आदमी, आम नागरिक, आम वोटर वहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं। इससे ही पता चलते हैं कि जनता किस तरह से जागरूक हुआ है। वायलेशन की शिकायतें बहुत आई थी जब इस नॉमिनेशन के पहले भी। अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं, राज्य चुनाव आयोग के लेकर के? दादा कैसे चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे देख रहे हैं, और इस बार 2024 में कितना अनुमान है 2019 के मुकाबले? 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ज़्यादा सीट में जीतने वाला है, ये निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आप लोगों को। और लोग जो है, लोग पूरी तरह से जाग चुका है, जागरण हुआ है। निजी वोट उसकी 25 हैट्रिक, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं होता। हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार के अंदर, मेहनत करनी पड़ती है और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तो कड़ी मेहनत हो रही है। वो खुद देखिए, एक दिन की उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, लगातार पिछले 10 साल से राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, एक संकल्प लेकर कि अपने एक जीवन के अंदर ये अवसर मिला है तो देश के लिए कुछ बड़ा करना है, और बड़ा हो रहा है। आप देखिए, कहाँ 11वें स्थान पर होते थे 2014 से पहले, बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2004 से लेकर 2014 तक हम 11वें स्थान पर रहे। अटल जी ने जहां छोड़ा वहीं पर ही यूपीए ने रखा, लेकिन मोदी जी के आते ही 2014 से हम आज तक हम 5वें सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन गए हैं दुनिया के अंदर। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसी लीडरशिप है जो संकल्प लेकर काम करती है कि अगले 5 साल, यानी इसी चुनाव का जो असर होगा, अगले 5 साल के अंदर हम तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन जाएंगे और एक संकल्प लेकर हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और ये जो ताकत है देश की, आर्थिक ताकत, ये गांव-गांव तक पहुंच रही है बिना लीकेज के। आज पानी की व्यवस्था पूरे राजस्थान के अंदर हो गई। 1 लाख करोड़ रुपए से 21 जिलों के अंदर और तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पीने का पानी, 80% आबादी को पीने का पानी। कहां से आ रहा है ये पैसा? ये देश की ताकत है और बिना लीकेज के ये पैसा नीचे पहुंच रहा है। ऑपोजिशन कहती है कि बीजेपी कभी भी रिपोर्ट कार्ड नहीं दी, आपने काफी कुछ काम तो गिना दिया। अब किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि 150 के अंदर अंदर बीजेपी को समेट देंगे? आपने प्रश्न पूछा कि बीजेपी रिपोर्ट कार्ड नहीं देती। हर साल हमारा, क्योंकि चुनाव गर्मियों में आता है, हर साल गर्मियों के में 1 महीना सब लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, गांव-गांव जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। ये वही गर्मी का समय है जब कांग्रेस छुट्टी जाती थी, इंग्लैंड और विदेश घूमती थी, ठीक है ना? तो रिपोर्ट तो हम हर साल देते हैं। और उससे मुझे ये भी याद आया कि एक दिन खड़गे जी बोल रहे थे कि अरे अगर देश मांगेगा तो हम 60 साल का हिसाब दे देंगे। अब क्या देने की जरूरत है 60 साल का हिसाब? तब क्यों नहीं दिया? मोदी जी तो हर साल देते हैं। 150 कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी को समेट देंगे? सीट एनडीए जीतेगी। मुझे इंडिया की कोई जीतती सीट नहीं दिख रही, मैं वो कहां से गिनाऊं? पहले चरण के आप विश्लेषण कीजिएगा, पता लग जाएगा। सर, मोदी जी कह रहे हैं 2 युवा यूपी के अंदर शूटिंग कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे? शायद कल्चर इस तरह से नहीं था कि अपने लोगों के लिए वो परेशानी खड़ी। आपने अच्छी, बिल्कुल सही बात करी। देखिए, मतदाता जो सुन रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का लीडर राष्ट्र को सबसे पहले रखता है, खुद का स्वार्थ नहीं रखता।
कई बार कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। अगर नहीं पी सकते, अपना स्वार्थ को आगे रखते हैं, तो फिर राष्ट्र को आगे नहीं रखते, और जो राष्ट्र को आगे नहीं रखते वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सीधी सी बात है। 25 की 25 25 में से 25, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कोई भाई भतीजे का चुनाव नहीं है। कहीं पे भी कोई शक्ल देखकर वोट नहीं करने वाला, कहीं पे भी कोई पुरानी छोटी मोटी गांठें नहीं। ये राष्ट्र का निर्माण है। आपके मतदाता जो देख रहे हैं वही निर्माता हैं इस भारत के, और मोदी जी की गारंटी है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। उसकी ताकत गांव-गांव तक। डबल इंजन का कुछ असर नजर आ रहा है, क्योंकि पब्लिक के बीच में आप घूमे हैं। डबल इंजन का असर ही तो नजर आ रहा है कि हम छाती ठोक के कह रहे हैं कि पीने का पानी की व्यवस्था हो गई, सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो गई, पेपर लीक बंद हो गया, हर तरह से। अब तो ये अगले 5 साल में तो राजस्थान के अंदर शानदार विकास होने वाला है। एक आखिरी सवाल, क्या 400 पार होने पे क्या संविधान बदलेगी बीजेपी? इस तरह की बातें बार बार ऑपोजिशन कह रहा है। देखिए, ये क्या होता है कि इंडिया अलायंस के पास कोई इशू नहीं है, और ये पुरानी इनकी जो रेड बुक है जो अंग्रेजों ने इनको दी थी, वो खोल के देखते हैं कि वो बोलते हैं बांटो, तो बांटो कैसे? जातियों में बांटो। फिर वो और पन्ने खोलते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं भ्रमित करो इनको, झूठ फैलाओ। तो झूठ यही है कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे जब तुम खुद थे, तुमने तो आपातकाल लेकर आए थे, है ना? और हम तो उसको बार बार याद दिलाते हैं कि आपातकाल लेकर आए थे। ऐसे लोग ये प्रधानमंत्री मोदी जी उस संविधान को सर माथे पे रखते हैं, और संविधान की सुरक्षा करने की गारंटी उन्होंने दी हुई है। कश्मीर के अंदर 70 साल से आरक्षण कांग्रेस नहीं लेकर आई, मोदी जी लेकर आए। तो जो लेकर आ रहा है वहां पर जो पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहां से मिटा देंगे? तो ये सब उनकी लाल बुक छोड़ दीजिए। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट हमारे साथ है। सर, अब की बार 400 पार और राजस्थान में हैट्रिक, बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? और आप लोगों की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को 150 पे समेट देंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? तो किसी और पार्टी की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार, हमारे कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा नैरेटिव, हमारी स्ट्रैटेजी, उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। 10 साल का लंबा बहुत समय होता है। इन 10 सालों में भाजपा ने जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको जनता को नहीं दिखाया। वो 2047 की बात कर रहे हैं, वो अमृतकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए इन इश्यूज़ पे आपने कुछ किया नहीं है। जनता जवाब मांग रही है, और शायद लोग खुल के ना बोलें, लेकिन जब मतदान करने जाएंगे तो वो वही करेंगे जो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। आप और आपकी बड़ी बार बार ये कहती है कि मोदी जी को पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जवाब देना चाहिए, क्या किया उन्होंने। तो आपकी गारंटी और मोदी जी के संकल्प में कोई डिफरेंस आप किस तरह से देखते हैं? तो हमारी सरकार 10 साल थी, हमने नरेगा कानून बनाया, 72,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ़ किया, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया, शिक्षा का कानून बनाया। इन्होंने 3 काले कानून बनाए, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू करी, संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं। तो ये सब बातें लोग कंपेयर करते हैं ना। अब भाषण देना, पब्लिसिटी करना, प्रचार करना अलग बात है। संसाधन बहुत है, अपार इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से आपने हज़ारों करोड़ इकट्ठे कर लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये इलीगल है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे खाते आप बंद कर रहे हो। तो ये जो दोतरफा कार्रवाई है ये ठीक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हम इलेक्शन कमीशन मैनेज कर पा रहा है। बावजूद उसके जनता बदलाव चाहती है, ऐसा मैं मानता हूँ। राम मंदिर तो बना दिया उन्होंने। तो राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, और इसका हम सब ने स्वागत किया। अगर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। तो ये पार्टी व्यक्ति कोई अगर बहुत ज़्यादा श्रेय लेना चाहे तो मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं है। और आपको जो चुनाव लड़ा और जीता जाता है वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, आपने विकास में क्या किया, आपने लोगों की ज़िंदगी के स्तर को कैसे बेहतर बनाया, आपने गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया। तो ये जनता अंत में तय करेगी कौन सा व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। उनकी उम्र बीती जा रही है, युवाओं को केवल 4 साल, ये क्या था सर? नहीं, मैं सही कह रहा था, मैं कि 10 साल सरकार को हो गए और 5 साल और मांग रहे हैं, 15 साल। और जो नौजवान जाना चाहता है फौज के अंदर उसको मिलेंगे सिर्फ 4 साल अग्निवीर के माध्यम से। तो हमने कहा हम समाप्त करेंगे अग्निवीर को, हम रेगुलर भर्ती चालू करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति, बच्चे, लड़के लड़कियाँ फौज में जाना चाहते हैं उनको हम वंचित क्यों रखें। तो ये सारे इश्यूज़ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। बड़ा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बहुमत मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। एक सवाल राजस्थान के बाहर का, क्योंकि राजस्थान में आप कह रहे हैं बहुमत आएगी, कांग्रेस अच्छी खासी सीट जीतेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आश्चर्यजनक परिणाम रहे, इस बार आप प्रभारी भी हैं, किस तरह का वहाँ माहौल? 11 सीटें हैं, और जब से राज्य बना है तब से कांग्रेस मैक्सिमम 2 सीट जीत पाई है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वहाँ पे हम कम से कम 6 या 7 सीट जीतेंगे इस बार, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने दौरे किए हैं, जो लोगों का मैंने फीडबैक इकट्ठा किया है, वहाँ पर भी भयंकर बदलाव की मांग लोग कर रहे हैं। और वहाँ भी सरकार बनी है, 4-5 महीने हुए हैं, वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया नहीं है। तो ये सारे
तो जो फैक्टर्स हैं इसको देख के मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इंडिया का गठबंधन पूरा कितना? 4 जून को बहुमत मिलेगा इंडिया अलायंस को। बिहार के हॉट सीटों में से एक गया लोकसभा क्षेत्र, और गया लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या चल रहा है सर? आप तो पूरा जगह घूम रहे हैं, सब जगह बातचीत भी कर रहे हैं, क्या स्थिति है? मैं जो घूम रहा था उसमें मैंने खास करके युवाओं का एक प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट था। युवा चाहती थी, बिहार की युवा और गया जिला की युवा ये कह रही थी कि साहब देश के सारे चैनलों को बुलाइए, आप और जीतन राम मांझी डिबेट करिए कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन के लिए गया में क्या किया और देश के प्रधानमंत्री ने गया के लिए क्या किया। तमाम चैनलों से मैंने आग्रह किया कि डिबेट करा दो, गया जिला की युवा का ये डिमांड है। एक नहीं सुनी गई और प्रधानमंत्री आए यहाँ, कहा 400 के पार। युवाओं ने पूछा कि अबरी आप भी पार, क्योंकि भाई जिस देश का 90% युवा बेरोजगारी का मार झेलता हो, वह देश की तरक्की की बात करनी बेईमानी होगी। चाहे और ऐसे भी मुझे मालूम है जहां तक कि जिस देश का राजा अंधा हो जाए वह धर्म के नाम पे लोगों को भटकाता है। लेकिन इस सच्चाई से कैसे इनकार करेंगे? पिछले 25 साल से हरि मांझी, विजय मांझी, राजेश मांझी, जो उम्मीदवार जीतेगा, जो सांसद बनेगा गया का, वो कोई ना कोई मांझी ही होगा। उसके पहले जाइएगा तो राजेश कुमार, रामस्वरूप राम, ईश्वर चौधरी, कृष्णा चौधरी, क्या कहना है इसमें आपका? आप बताओ। उसके पहले रामस्वरूप पासवान, उसके पहले राजेश पासवान, उसके पहले ईश्वर चौधरी, उसके पहले कृष्णा चौधरी। वो समय लौट के आएगा इस बार 2024 में। फैसला होगा, परिवर्तन होगा, यह आप तय मानिए। मुझे याद है 91 में आपके फादर जो थे उन्होंने जीतन राम मांझी को हराया था, तो 2024 में वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, उनके बेटे कुमार सर्वजीत हराएंगे जीतन राम मांझी को। ये जनता को फैसला करने दीजिए। जनता एक सवाल पूछ रही थी कि आप भी एमएलए हैं, 25 साल से यहाँ के सांसदों ने सदन में कुछ कहा है कि नहीं, आपने देखा है? हमने कहा मैंने तो नहीं देखा, आप देखा है तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि सर जीत के जब जाइएगा तो देश में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ये जरूर आग्रह करिएगा सदन में कि जीता हुआ जो लीडर जो जाता है सदन में, वो 5 साल में अपने। तो पहले चरण की वोटिंग पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज 24।